Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is related to the entropy and also related to the Gibbs energy, which is also called Gibbs free energy. So बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर एंट्रोपी का जिक्र किया एंड एंट्रोपी से रिलेटेड एक लॉ पढ़ा दैट इज कॉल्ड स्लोट, विच इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द एंट्रोपी एंड स्पॉन्टिनिटी ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, और इसके अलावा हमने पढ़ा गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स जो एनर्जी थी विच इज ऑल्सो कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी, इट इज दैट टाइप ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम that have to the system to do useful work and convert the system to do useful work. ठीक है, simply we can say that Gibbs free energy is called useful work done energy. ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा. गिब्स फ्री एनर्जी का कल हमने एक रिलेशन भी पढ़ा था दैट इज कॉल्ड डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. दिस इज द रिलेशन जिसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट होते हैं. ठीक है, टू कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी. इसके अलावा मैंने आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में भी एक कंसेप्ट बताया था दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस में समेशन ऑफ द सम ऑफ द रिएक्टेंट साइड मीन्स द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स. ठीक है, in this way we calculate the Gibbs free energy of the system. ठीक है, तो these are the two forms where with the help of these we easily calculate the numerical that is related to the Gibbs free energy. So students, आज भी हम Gibbs free energy की ही बात कर रहे हैं. Gibbs free energy and equilibrium constant. आज का जो टॉपिक रहेगा Gibbs free energy and also related to the equilibrium constant. equilibrium वर्ड आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही डिटेल में समझ आने वाला है, बट अब आपको एक कांस्टेंट का जिक्र होगा दैट रिवर्सिबल कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम व्हेन द सिस्टम वर्क डन विद द हेल्प ऑफ ए सराउंडिंग, देन सम रिवर्सिबल रिएक्शन इज आल्सो टेक्स प्लेस इनसाइड द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. दैट इज एक रिएक्शन है हमारे पास A प्लस बी विच इज कॉल्ड C एंड फॉर्म द C प्लस D एंड अगेन C प्लस D अगेन फॉर्म द विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबिलिटी A प्लस B. So as you know that students, free energy is a extensive property. मैंने आपको बताया था free energy extensive property है. Therefore, their values depend upon the concentration. That their values depend upon the given substances that are present inside the system and also depend upon the concentration of the substances. So let us consider the general equation for this A plus B and form C plus D in a reversibility condition. So अगर डेल्टा जी, जो डेल्टा जी होता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से देयर वैल्यू फॉर ए गिवन सब्सटेंस विल डिपेंड अपॉन द, जो वैल्यू है सिस्टम के अंदर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी जो वैल्यू होगी डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन साइड द सिस्टम. सो डेल्टा जी जो है उसको हम लिख सकते हैं फॉर ए रिएक्शन दैट इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी plus RT natural logarithm Q. Here the delta G is the Gibbs free energy, change in Gibbs free energy. Delta RG naught is the standard Gibbs free energy. R is the universal gas constant, that value is fixed for a heating condition that is 8.314. ठीक है, and T is the temperature that is considered in a Kelvin, and Ln is the natural logarithm. ठीक है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एंड Q इज द रिएक्शन क्यूशेंट दैट इज इक्वल टू द K एंड K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, तो अब आपको मैं बता रही हूं इसके बारे में. एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में चली जाएगी, जितना रिएक्टेंट बन रहा है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में पूरा बनने से पहले अगेन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में रिवर्स बैक होने लग जाए. अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है और प्रोडक्ट का कंप्लीट बनने से पहले ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना जब स्टार्ट हो जाता है, एट दिस लेवल, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन जो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और स्टैंडर्ड जो गिब्स फ्री एनर्जी है हो जाता है RT नेचुरल लॉगरिथम Q. एंड एट दिस कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, व्हेन इक्विलिब्रियम कंडीशन अराइज इन द रिएक्शन, देन Q बिकम इक्वल टू द K. फाइन, अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं, इधर की साइड शिफ्ट करते हैं, इस वैल्यू को शिफ्ट करते हैं, तो डेल्टा RG नॉट इज माइनस RT ln Q and natural log ln is equal to 2.303 log. So we put the value here, ln की जगह पर वैल्यू पुट होगी डेल्टा RG नॉट माइनस 2.303 RT log एंड Q की जगह वैल्यू होगी K. So this is the equation for calculation of standard Gibbs free energy when we have a R value. R value is the universal gas constant, and T is the
टेम्परेचर log K। अब log क्या है? log आपको कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा इन ए मैथमेटिक फॉर्म एंड K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K क्या होगा बच्चों? K होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो अगेन आई विल रिपीट द कंसेप्ट दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। आप देख रहे हैं गिव्स फ्री एनर्जी एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंडीशन में। गिव्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से वो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, तो उसके लिए एक रिएक्शन ली गई A+B विथ C+D, और कंसंट्रेशन पे डिपेंड होने की वजह से जब कंसंट्रेशन आपको पता हो आगे कंसेप्ट आएगा इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, दैट गिवन बाय द ली चैटलियर प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं। तो ली चैटलियर के अकॉर्डिंग जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं रिएक्टेंट की तो वो प्रोडक्ट में जाता है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वो वापस रिएक्टेंट में आता है। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन अराइज हो जाती है। उसके बेसिस पे गिब्स फ्री एनर्जी की एक इक्वेशन बनाएगी। गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी प्लस RT natural logarithm Q, but at equilibrium condition Q become equal to K and the delta G is equal to 0 at the equilibrium condition. So natural logarithm और जो natural logarithm है ln है, ये है 2.303 log. So we put the value ln की जगह हम एक वैल्यू पुट करेंगे 2.303 log। तो हमने वैल्यू पुट करी है, तो मेरे पास अल्टीमेटली इक्वेशन क्या आ गई? डेल्टा RG0 माइनस नेचुरल लॉगरिथम की जगह वैल्यू हुई है 2.303, R वैसे का वैसे, T वैसे का वैसे, log और Q की जगह हमने रख दिया है K। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी। तो आप गिब्स फ्री एनर्जी इससे भी कैलकुलेट कर रहे थे। गिब्स फ्री एनर्जी आप समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट से भी कैलकुलेट कर रहे थे, और गिब्स फ्री एनर्जी आप इस इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस इक्वेशन में आप एक नई बात सीखेंगे, दैट इज लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। ठीक है, और ये जो टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर योर 12th स्टैंडर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर द 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस कंसेप्ट गिब्स फ्री एनर्जी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। डिस्कस करने के बाद हमारा जो कंसेप्ट आ जाता है बच्चों, वो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो डेल्टा RG0 है वो किसके इक्वल आया? -2.303 RT log K के इक्वल आया। और आप इसी रिलेशन को आप लिख सकते हैं K इज इक्वल टू E एक्सपोनेंट फॉर्म डेल्टा RG0 अपॉन RT। इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। K की वैल्यू इस तरीके से भी कैलकुलेट की जा सकती है, इतना आप लोगों को पता हो। और वी ऑल्सो नो दैट हमें और एक बात और पता है कि अभी मैंने आपको बताई थी कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S है। ठीक है, T डेल्टा S है, तो हम ये डेल्टा इसकी जगह पर डेल्टा G, ये भी डेल्टा RG है, मीन्स रिएक्शन का है, ये भी डेल्टा RG ही होता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे जो रिएक्शन जो कंसेप्ट रख सकते हैं, दैट इज इस जगह पे अगर मैं ये डेल्टा RG की जगह वैल्यू रख दूं, ये वाली वैल्यू रख दूं, दैट इज इक्वल टू -2.303, या आपको पता है डेल्टा RG मैंने आप लोगों को पहले बताया था RT माइनस RT नेचुरल लॉगरिथम दैट इज एंड K। तो मैं ये इक्वेशन अगर मैं यहां पुट करती हूं तो आ जाएगा -RT नेचुरल लॉगरिथम एंड K। ओके, -RT नेचुरल लॉगरिथम K इसकी जगह पर, क्योंकि आपको पता है ln की वैल्यू को हटा के क्या रखा गया था? 2.303 log रखा गया था। अगर मैं इसको इस तरीके से, और हमें पता है, ये मैंने कल सिखाया था आपको कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और रिएक्शन की बात हो रही है तो वही पुट द साइन R, डेल्टा RG इक्वल टू डेल्टा RH माइनस T डेल्टा RS। तो आप लिख सकते हैं सिंपली फॉर ए रिएक्शन, R रिप्रेजेंट फॉर ए रिएक्शन। सो अब डेल्टा RG की जगह वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और इक्वल में क्या बचा आपके पास? आपके पास आफ्टर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन हमारे पास आ जाता है बच्चों RS। ठीक है, ये माइनस का है, इसे रीअरेंज कर सकते हैं, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ हम ले सकते हैं -RH। इस तरीके से हम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। G की वैल्यू ये थी, माइनस में थी, हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, माइनस कैंसिल हुआ, माइनस कॉमन लिया, डेल्टा RS माइनस डेल्टा RH। ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इतना करने के बाद हम इस इक्वेशन को और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे? हम इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आफ्टर पुटिंग द वैल्यू दैट नेचुरल लॉगरिथम K इज TRS माइनस TRH। ठीक है, इतना लिखने के बाद अपॉन में लिख सकते हैं हम
अगर अपॉन में लिख सकते हैं हम RT, ये RT नीचे चला जाए तो ये एक नया फॉर्मूला और बन सकता है हमारे पास। अगर हमारे पास T गिवन हो, S यहाँ पर एंट्रोपी है, H यहाँ पे एंथैल्पी है, R यहाँ पर टेम्परेचर है, T यहाँ पर R यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T यहाँ पर टेम्परेचर है। कैपिटल S याद रखिएगा एंट्रोपी के लिए और कैपिटल H याद रखिएगा एंथैल्पी के लिए। अगर ये वैल्यू गिवन होती है तो हमारे पास नेचुरल K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। और इसकी वैल्यू से बेटा अगर आपको K की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आपकी सारी वैल्यूज पुट करके उसका एंटी लॉग कर देंगे। सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और उस इक्वेशन का एंटी लॉग कर देंगे तो हमारे पास K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, रिप्रेजेंट हो जाती है और कैलकुलेट हो जाती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं कि हाउ वी रिप्रेजेंट दिस वैल्यू, एंटी लॉगरिथम की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। हाउ कि किस तरीके से हम डेल्टा जी को कैलकुलेट कर रहे हैं 1 बाय 1। डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी नॉट है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी, हाउ इट इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ रिलेशंस है इसके केस में। सो सपोज स्टूडेंट्स वी हैव ए न्यूमेरिकल दैट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक दैट फॉर द वाटर गैस रिएक्शन, फॉर द वाटर गैस रिएक्शन। सो बच्चों वाटर गैस रिएक्शन है, वाटर गैस रिएक्शन हमारी है C+H2O, C+H2O, C in solid form and H2O in liquid form. फॉर्मेशन ऑफ CO+H2 आप लोगों को पता है ये वाटर गैस है, CO+H2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको कुछ वैल्यूज गिवन है इसके अंदर। इस केस में आपको टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 1000 केल्विन। ओके, 1000 केल्विन की वैल्यू और डेल्टा जी की वैल्यू आपको इस कंडीशन के अंदर गिवन है दैट इज -8.1 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू मैंने कल आपको यूनिट बताई थी कैसे डेल्टा जी की यूनिट हम लेते हैं। और R की वैल्यू बच्चों मैंने पहले बता रखा है इस पूरे थर्मोडायनेमिक चैप्टर में, अपने हीटिंग वाले चैप्टर में आपको R की वैल्यू 8.314 लेनी है, चाहे वो गिवन हो चाहे नहीं गिवन हो। और वो जूल में है और किलो जूल में कन्वर्ट करनी है तो -3। ठीक है, इतना आपको पता हो तो अब आप कैलकुलेट करेंगे log K की वैल्यू। तो बच्चों log K कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों के पास वैल्यू है डेल्टा जी। अब हमने ये रिलेशन अगर कैलकुलेट करना है तो मेरे पास अभी इक्वेशन थी डेल्टा RG0 माइनस में 2.303 RT log K। सो अगर मुझे log K निकालना है, कैलकुलेट फॉर ए गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए मेरे पास ये सब गिवन वैल्यू थी और मुझे निकालनी है K की वैल्यू। अगर मुझे K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास ये वैल्यू गिवन है। तो log K इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, log K किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी R0 अपॉन दैट वैल्यू इज 2.303। ठीक है, RT इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, log K को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डेल्टा RG की वैल्यू मेरे पास गिवन है 2.303, ये मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन मैंने आपको बता दी थी कैसे आई थी। और R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू 1000 केल्विन ले लेंगे और मुझे निकालनी है K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट यहाँ मेरे पास log K की वैल्यू निकल रही है। तो जो भी मेरे पास वैल्यू निकलेगी उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा। तो K, मुझे K निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, जो भी मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा, सपोज ये लगभग आंसर आएगा 0.423, ये सारी वैल्यू पुट करिए, R की वैल्यू पुट करिए, T की वैल्यू पुट करिए, डेल्टा जी की वैल्यू पुट करिए, डेल्टा जी की वैल्यू गेरी, R की वैल्यू और T की वैल्यू 1000 केल्विन पुट करिए, ये लगभग आंसर आ जाएगा। और आपको निकालना है K। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन का जो भी आपके पास इक्वेशन आई है इसका एंटी लॉग कर दीजिए। आपके पास K की, पहले आपके पास ये log K निकला है, अभी तक जो आपके पास सोल्व हुआ था वो log K निकला था, लेकिन आपने उसका K निकालना है। तो K निकालने के लिए इस जो भी आपके पास वैल्यू है उसका एंटी लॉग कर देंगे तो आपके पास K की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, और एंटी लॉग कैसे देखते हैं उसके लिए हमें एक टेबल की नीड होती है दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम टेबल एंड एंटी लॉगरिथम टेबल। और एंटी लॉगरिथम टेबल होनी चाहिए हमारे पास। और एंटी लॉगरिथम टेबल में हम क्या करते हैं बच्चे, जो पॉइंट से आगे होती है डिजिट उसको पावर में भेजते हैं, जैसे 10 की पावर 0, और 0.442 की वैल्यू 3 पे चेक करेंगे हम। 0.43 की वैल्यू जब 3 पे चेक करेंगे तो वो लगभग वैल्यू 264 आ जाएगी। टेबल आपको गिवन होगी, आपने सिर्फ वैल्यू चेक करनी है। तो जो भी आपकी वैल्यू आई है आप उसका एंटी लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग करना पड़ेगा, और जो भी पॉइंट से आ गया उसको पावर में लेके जाएंगे। और 0.42 की वैल्यू 3 पे चेक करेंगे, वो है 264, और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे लास्ट में। इन दिस वे वी कैलकुलेट द K दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस तरह से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली एक क्वेश्चन था मेरे पास जिसमें मेरे पास एक रिएक्शन गिवन थी
और के की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, गिब्स फ्री एनर्जी गिवन थी, आर गिवन था, टी गिवन था। मेरे पास एक रिलेशन है डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, और मुझे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो डेल्टा जी की वैल्यू पुट करी, आर की वैल्यू पुट करी, टी की वैल्यू पुट करी, लॉग के को इधर ले गए और सारी वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास लॉग के की वैल्यू आ रही है 0.423 और के की वैल्यू निकालने के लिए 0.423 का एंटी लॉग करा, जो भी पॉइंट से आ गए उसे पावर में ले गए, 10 की पावर 0 बना दी है, वो तो 1 कंसीडर होगा। 0.42 की वैल्यू 3 पर जब हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इन द लॉगरिथम टेबल। इन दिस वे वी कैलकुलेट द value concept of delta G, and in this way we calculate the K, that is K is the equilibrium constant. Okay, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए about the K. So now, last topic of this chapter is the third law of thermodynamics, that is thought, जिसको हम बोलते हैं third law of thermodynamics. ठीक है, तो व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट is 0. So means at absolute zero, the entropy of a perfectly crystalline solid is taken as 0. At absolute temperature की बात करें कि अगर absolute temperature होगा तो जो एंट्रोपी होगी वो perfectly crystalline solid की जो एंट्रोपी होगी वो 0 होगी. This is the थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज कॉल्ड थ्लोड। और इस थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बच्चों क्या यूटिलिटी रही, तो आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस है सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, उसके अलग अलग फेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हेल्प टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एंट्रोपी। एब्सोल्यूट एंट्रोपी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है ऑफ एनी सब्सटेंस एट द डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर पे अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी एंट्रोपी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो अकॉर्डिंग टू थ्लोड मीन्स अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एट absolute zero of temperature, the entropy of a perfectly crystalline solid is taken as 0. This is the third law of thermodynamic, and according to this we easily calculate the entropy of the number of reactions. So entropy of the reaction is equal to the summation of the product, standard entropy of the product, minus summation of the standard entropy of reactants. Here the P is also in a small letter and the R is also a small letter. So entropy of the product minus entropy of the reactant in a reaction. ठीक है, तो simply this is called standard entropy of reaction, and this standard entropy of reaction we calculate with the help of concept also, that is heat capacity. Heat capacity का जो concept है वो entropy को calculation में help करता है from absolute zero temperature से Cp upon at the T dt, और ये S नॉट है इनिशियल एंट्रोपी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की हमने 0 लेनी है। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी S की, ये 0 लेने के बाद S की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेटेड 0 से T। हीट कैपेसिटी हेल्प करती है एंट्रोपी को कैलकुलेट करने में। तो इन दिस वे Cp इज द हीट कैपेसिटी, dt अपॉन T, 0 से T। अगेन आई विल रिपीट व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक का थर्ड लॉ ये कहता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी means degree of randomness of particle is taken as 0, and it is simply product की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी का सम से आप स्टैंडर्ड एंट्रोपी किसी भी रिएक्शन की कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो स्लॉट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, ये इसकी यूटिलिटी है डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारी कैलकुलेशन है एब्सोल्यूट एंट्रोपी की कैलकुलेशन है वो इससे पॉसिबल हो पाती है। और डेल्टा एस और किसके इक्वल होता है, एस माइनस एस नॉट। एस नॉट है एब्सोल्यूट एंट्रोपी दैट इज टेकन एज 0, और ये अगर 0 ले लेते हैं तो S इज इक्वल टू क्या आ जाता है बच्चों, 0 से T Cp अपॉन dt अपॉन T। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल पे का कंसेप्ट है। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए स्टैंडर्ड एंट्रोपी किसके इक्वल होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट एंट्रोपी माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट एंट्रोपी। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। सो आज हमारा चैप्टर ओवर होता है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की हेल्प से। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू यूनिट, दैट यूनिट इज इक्विलिब्रियम।